रुको, पैनिक मत करो। पहले समझो कि असलियत क्या है। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसके बारे में हर इन्वेस्टर परेशान है, विच इज यूएस, इजराइल और ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा। तो शॉर्ट में समझाता हूँ। यूएस बेस्ड इजरायली स्ट्राइक्स ने ईरान को टारगेट किया, ईरान ने यूएस बेसेस और गल्फ नेशंस के पास टारगेट किया, और सबसे क्रिटिकल चीज क्या हुई, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को चोक करना शुरू कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज सिर्फ पानी से निकलने वाला एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया का 20% सीबॉर्न ऑयल और एलएनजी यहीं से गुजरता है। एशिया का तो और भी ज्यादा, 80% से ऊपर क्रूड ऑयल हॉर्मोज से ही आता है। मतलब सीधा अगर ये रास्ता बंद हुआ तो एशिया पे सबसे ज्यादा असर होगा, और इंडिया, हम तो लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। तो याद करो पिछले साल का कॉन्फ्लिक्ट जिसको 12 डे वॉर कहा गया था, वो आया गया, मार्केट्स ने झटका खाया और फिर रिकवर हो गया। लेकिन इस बार चीजें सीरियस है। मरीन इंश्योरर्स, वो लोग जो शिप्स को इंश्योर करते हैं, उन्होंने हर्मोज बाउंड टैंकर्स को कवरेज देने से मना कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी सिग्नल है, बिकॉज जब इंश्योरेंस कंपनी रिस्क लेने से मना कर दे तो समझ जाइए कि सिचुएशन लिटरली सीरियस है। और इसके साथ में एग्जिस्टिंग ट्रेड और टैरिफ अनसर्टेनिटी जो पहले से ही चल रही थी, मतलब कि डबल ट्रबल लिटरली। अगर हम देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स पे क्या असर हो सकता है, सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल और एनर्जी कॉस्ट की। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और बने रहता है तो ब्रेंट क्रूड $90 to $95 तक जा सकता है। एवरी 10% इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल विल इंक्रीज इन्फ्लेशन बाय 30 to 40 बिप्स। करंट अकाउंट डेफिसिट भी 30 बिप्स वाइड हो सकता है, और यूएसडी INR 92 से $92.5 तक पहुंच सकता है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद होता है तो शिप्स को केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कि 20 to 25 डेज ज़्यादा। फ्रीड क्रॉस ज़्यादा हो जाएगी। फैशन इंडस्ट्री जो ऑलरेडी टाइट सीजनल कैलेंडर पे चलती है, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गोल्ड और डायमंड की अगर अपन बात करें तो इंडिया में 50 to 60% गोल्ड दुबई के जरिए इंपोर्ट होता है। यूएई एयर स्पेस बंद होने से सप्लाई ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रही है, तो सोनार जैसे सेक्टर्स भी सीधा इफेक्ट हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर शिपमेंट भी हॉर्मोज से गुजरती है। यूरिया प्राइसेस में 10% की बढ़ोतरी, इसका मतलब है INR 25 बिलियन का एक्स्ट्रा सब्सिडी बर्डन। खरीफ सीजन पे असर हो सकता है अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो। अगर पिछले 25 साल का डेटा देखो तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस में निफ्टी का पैटर्न कुछ इस तरीके का रहा है। एक हफ्ते में फ्लैट, एक महीने में फ्लैट, और एक साल में 17% का एवरेज रिटर्न। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, अगर जियोपॉलिटिक्स एक सस्टेन एनर्जी शॉक में कन्वर्ट हो जाए तो सेल ऑफ ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे 2011 का अरब स्प्रिंग ब्रेंट 20 to 25% ऊपर गया पहले महीने में। रशिया यूक्रेन में सीमेंट स्टॉक्स 20 to 35% नीचे आ गए बिना हॉर्मोज डिसरप्शन के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलेगा वही डिसाइड करेगा कि इंडिया का मार्केट कहाँ जाएगा। अगर हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें जो प्रेशर में आएंगे तो सबसे पहले आती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे BPCL, HPCL, बिकॉज क्रूड बढ़ा तो मार्जिन दब जाएंगे। अगर हम एविएशन की बात करें तो स्टॉक जैसे इंडिगो के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि ETF कॉस्टली हो जाएगा। अगर हम पेंट्स की बात करते हैं तो एशियन पेंट्स, बर्जर्स, इनके लिए रॉ मटेरियल्स कॉस्टली हो जाएंगे। ऑटोज़ की बात करें तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से डिमांड पे असर होगा। और मिडिल ईस्ट एक्सपोज्ड कंपनीज जैसे L&T, KEC इंटरनेशनल एंड कल्याण ज्वेलर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बेनिफिट से डिफेंसिव हो सकते हैं ऐसे स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले आती है अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, बिकॉज हायर क्रूड ऑयल इज इक्वल्स टू हायर रियलाइजेशंस। डिफेंस की बात करें तो HAL, मैजिगन लॉक, BEL, कॉन्फ्लिक्ट में डिफेंस स्टॉक्स अट्रैक्ट करते हैं इंटरेस्ट। और IT और फार्मा, अगर रूपी वीक होता है तो डॉलर अर्निंग्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। अब मैं आपको सीधे दिल से कुछ कहना चाहता हूँ, ये वक्त पैनिक का नहीं है, ये वक्त क्लैरिटी का है। हम क्लियरली देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है, डीएस्केलेशन पॉसिबल है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी बाकी है। तो आप क्या करें? सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो चेक करें कि आपके पास हेविली एनर्जी या मिडिल ईस्ट एक्सपोज स्टॉक्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दें, सिर्फ एक सेक्टर पे सब कुछ मत लगाओ। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है, इसकी लॉन्ग टर्म पे नज़र रखें। 25 साल का डेटा बोलता है कि क्राइसिस के एक साल के बाद में निफ्टी ने ऑन एन एवरेज 17% का लगभग रिटर्न दिया है। इसलिए रोज़ की न्यूज़ पे रिएक्ट मत करो। हर हेडलाइन पे ट्रेड करोगे तो सिर्फ अपना ब्रोकरेज बढ़ाओगे। आपको लिक्विडिटी रखना है। लिक्विडिटी रखोगे तो अगर सेल ऑफ आया
तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। देखिए, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऐसी एक चीज़ है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में ये है वो ये है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मार्केट में आप पैनिक मत करिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही एक्शनेबल मार्केट इंसाइट्स और प्रोफेशनली रिसर्च स्टॉक पोर्टफोलियोज और स्टॉक आइडियाज़ के लिए एडवाइजर अल्फा ऐप डाउनलोड करिए और हमें फॉलो करिए। तब तक के इन्फॉर्म रहिए और काम रहिए।